हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम करेंगे, किन किन चार्जेस के लिए या कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है उसको हम समझेंगे, और एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स तक आज हम करेंगे। अगले वीडियो में हम गॉस लॉ के बारे में जानेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, टॉर्क हमने निकाला। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, इससे पहली वीडियो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम आज क्या शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसको हम करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इनका सबसे पहले माइकल फेराडे ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात की, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की नेचर को विजुअलाइज कर सकें, यानी कि उसको देख सकें, कि उसकी प्रॉपर्टीज को हम समझ सके विजुअलाइज करके। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस माइकल फैराडे ने बताई पहले। तो हम देखते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और अगर वो फ्री हो मूव करने के लिए, यानी कि उस पर कोई बाउंडेशन पहले से ना हो, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो जिस लाइन के अलोंग वो मूव करेगा, उस लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम वही डिफाइन करेंगे, अगर डिफाइन करना हो तो कर्व जिसके अलोंग हमारा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, अगर वो फ्री हो मूव करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस पर्टिकुलर कर्व के अलोंग जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो बताएगा। टेंजेंट कैसे? टेंजेंट को समझने के लिए, अगर सपोज कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ये उसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता करनी है, तो वो क्या होगी? इसके नॉर्म, इसके टेंजेंशियल, दैट इज इस तरीके से। तो ये सपोज ये पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। सपोज आपको यहां पर निकालना है, तो यहां पर भी किस तरीके से? इसी तरीके से एक टेंजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट। सपोज ये क्यू पॉइंट है। थोड़ा सा प्रॉपर अगर बनाया जाए इसको, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि कर्व को थोड़ा सा ज्यादा शार्प बनाते हैं, जिससे आपको टेंजेंट समझ में आए। तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर ये टेंजेंट देगा। आपको यहां पर अगर फील्ड निकालना है, तो यहां पर टेंजेंट डालिए, तो ये क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट, अगर ये क्यू पॉइंट है तो। अगर यहां पर आपको फील्ड निकालना है, तो टेंजेंट डालिए इस पर, टेंजेंट ये होगा। और ये सपोज आर पॉइंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको किसी भी कर्व पर टेंजेंट डालना है। टेंजेंट जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर, अगर आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है कर्व, तो कर्व को थोड़ा सा, जितना ज्यादा स्टीप कर्व होगा उस पर टेंजेंट आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको टेंजेंट डालना है किसी भी पॉइंट पर, और जिस भी पॉइंट पर आप टेंजेंट डालेंगे, उस टेंजेंट की डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो नंबर वन होता है कि लाइन ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व्स, कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व्स का क्या मतलब होता है? कि कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं होगा, यानी कि इस तरीके से कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा कि एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये गलत है।
इस तरीके से कोई भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। ये बात आप समझे। नंबर टू कहता है कि लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज से ही लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी। क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाएंगी। अगर एक सिंगल चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होंगी और एंड होंगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मेरे बोलने से लिख सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूं आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट वही है टेंजेंट वाला। मैं सिर्फ आपको एक हिंट के लिए यहाँ पर एक उसका बेसिक पॉइंट लिख रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इज अबाउट टेंजेंट, दैट टेंजेंट to a line of force at any point gives the direction of the electric field at that point. नंबर फोर्थ जो कि बहुत पूछा जाता है, इसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि नो टू लाइंस इंटरसेक्ट। लाइंस क्या है यहाँ पे? लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। पहला बात तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई इस तरीके से लाइन ऑफ फोर्स है और कोई दूसरी लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रही है तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर आपकी दो डायरेक्शन होंगी। टेंजेंट क्या होगा? दो डायरेक्शन होंगी उसकी, एक तो ये होगी अगर देखा जाए तो, और एक ये होगी। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शन हो रही है एक ही पॉइंट पर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्या कहता है कि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो दो टेंजेंट होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ भी आपसे रीजन में पूछा जा सकता है। इसका रीजन बहुत पूछा जाता है कि लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। वाई? इसका क्या रीजन है कि इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, एक जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल होगा सरफेस के, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा। देखिए, अगर इस तरीके से कोई कंडक्टर आपका है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा पैरेलल, यानी कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, मैं रेड से शो करता हूं, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव कराएगा। लेकिन हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में करंट, सरफेस करंट कंडक्टर में नहीं होता, यानी कि वो उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट का यही रीजन है और ये रीजन आपसे पूछ सकता है वो। सिक्स्थ जो आपका प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो होगी कि लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज, या आपका कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ये लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। अब ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हम आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स के लिए, डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए हम पढ़ेंगे, तब हम आपको समझाएंगे कि इसका और इस वाले पॉइंट का क्या मीनिंग है। सेवेंथ पॉइंट का क्या मतलब है? सेवेंथ कह रहा है एक्सपेंड लेटरली। लेटरली एक्सपैंड करती हैं वो लेटरली। इसका भी मीनिंग हम आपको जब डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स को समझाएंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। एर्थ का क्या मतलब है? एर्थ कहता है कि जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की,
उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्लोजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी साइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ इसको समझाने के लिए। क्लोजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। तो अगर आप इतनी प्रॉपर्टीज याद रखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपसे कोई प्रॉपर्टीज पूछता है तो आपको ये 8 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और इनमें से ये दो, जिसका टेंजेंट वाला, ये वाला और ये वाला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वालों की आपको रीजन भी याद रखने हैं। इन तीन के रीजन भी याद रखने हैं, जिनमें से ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए किस तरीके से दिखेंगी। फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देंगी। नंबर 1, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सपोज इस तरीके का एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। इसके लिए आपको ना ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होंगी और नेगेटिव पर खत्म होंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे खत्म होंगी। अब ये सिंगल चार्ज है, तो इस वजह से इसकी जो फील्ड लाइंस का एंड है वो इन्फिनिटी पे होगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये फील्ड लाइंस स्फेरिकली सिमेट्रिक है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में देखो पॉइंट चार्ज से ये सेम दिखाई देंगी। नंबर 2, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए सेम ही दिखेगा, बस एक डिफरेंस क्या होगा कि इन्फिनिटी से शुरू होंगी और इस पर आकर खत्म होंगी। ये एक फील्ड लाइन थोड़ी अलग सी लग रही है, इसको दोबारा बनाते हैं। ये इस तरीके से आएगी, तो इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए दिखाई देगी। ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, ये और ये दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए बस इतना डिफरेंस होगा। नंबर 3 अगर हम देखें तो दो इक्वल और अपोजिट अगर चार्जेस हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि टू इक्वल, डाइपोल के लिए हम समझते हैं डाइपोल के लिए, क्योंकि डाइपोल हम जानते हैं क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल के लिए अब हम समझते हैं कैसा होता है कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अगर हम एक्सिस बनाएं, इस तरीके से हमने एक्सिस बनाई, तो देखिए पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पर खत्म होगा, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे जैसे फील्ड लाइंस अब यहां से शुरू होंगी, लेकिन नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, दोबारा एक फील्ड लाइन ऐसे आएगी। ये ये भी याद रखना है कि कहीं भी इंटरसेक्शन ना दिखाई दे फील्ड लाइंस का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। ऐसे ही देखिए, ये आपको इस तरीके से दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। जो भी चलेगी वो एंड करेगी नेगेटिव पर ही,
ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही यहां से होगा और ये यहां पर आकर खत्म होंगी। बस ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पे खत्म होगी। अब यहाँ पर हम उस बात समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज क्या था। तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट ही कर रही है, चली थी, शुरू हुई थी, लेकिन लेंथ वाइज नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो गई। यहाँ पर आप एक टर्म का याद रखेंगे कि दीज ऑल लाइंस आर सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ये बात आपको याद रखनी है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। क्योंकि आप देखें अगर हम इक्विटोरियल प्लेन लें, अगर हम कोई इक्विटोरियल लाइन लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट्स पर पैरेलल है एक्सिस ऑफ द डाइपोल के। इस पॉइंट, इस इक्विटोरियल लाइन पर देखिए। ऐसे ही अगर आप फील्ड लाइन देखें, दो सिमिलर चार्जेस, जैसे सिमिलर चार्जेस, तो सिमिलर चार्जेस के लिए क्या होगा, अगर सपोज हम मान के चलते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम फिर एक लाइन बनाते हैं इनके बीच में। और अब देखिए इनकी तरफ कोई भी, ये यहां से शुरू होगी लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाएगी इसके फील्ड की वजह से। ऐसे ही यहां पे होगा, ऐसे ही यहां पर होगा, ऐसे ही यहां पर एक इस तरीके से बना सकते हैं आप, इस तरीके से फील्ड लाइंस होंगी। क्योंकि ये शुरू तो होंगी लेकिन डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अब आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा, उसको हम एक नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि यहाँ पर कोई भी फील्ड का प्रभाव नहीं होगा, जबकि ये दो चार्जेस के बीच में है पॉइंट, लेकिन यहाँ पर किसी भी चार्ज की वजह से कोई भी फील्ड नहीं होगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। अगर आप एक कंडक्टर का देखें, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, प्लेन कंडक्टर अगर आप देखें तो उसका, उसके लिए क्या होगा, ये बात आप देखिए। अगर इस तरीके का कोई चार्ज कंडक्टर है और उस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्मल होंगी। कंडक्टर के लिए हमने बताया कि फील्ड लाइंस नॉर्मल होंगी और पैरेलल होंगी एक दूसरे के। यानी कि कंडक्टर से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पर एक बात और याद रखिए, ये आने आगे आएगी प्रॉपर्टी, तो इसके लिए हम इसको इसको हटाएंगे जरूर। ये फील्ड लाइन अंदर से होके जा रही थी कंडक्टर के, तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होता। तो इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे। तो ये सब इक्वी डिस्टेंट है और पैरेलल है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा नियर द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव से ही तो शुरू होगा। ये पैरेलल होनी चाहिए, लाइंस जब बनाए आप पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमें पता चला कि इसकी वजह से क्या होगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फ्लक्स और गॉसेस लॉ। तो अब हम समझेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर बहुत सिंपल है। तो हमने कई सारी ऐसी कंडीशंस हमने अब तक पढ़ी हैं जहां पे हमें जरूरत क्या पड़ती है ना, प्लेनर एरिया के डायरेक्शन की, है ना। हम कई सारी ऐसी सिचुएशंस में आए हैं जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से सरफेस एरिया के काम नहीं चलता,
डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो किसी भी प्लेनर एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसके वेक्टर का, हम उसके नॉर्मल से आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास इस तरीके का, मान लीजिए सरफेस एरिया है, सपोज उसका हम नाम दे देते हैं डीएस सरफेस एरिया है, तो इसके जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एन कैप कहेंगे। तो जो डीएस वेक्टर, हम एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो जो डीएस वेक्टर होगा वो होगा डीएस मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। अब आप कह रहे होंगे डीएस क्या है? डीएस सिंपल इसका एरिया है, एरिया इनटू द नॉर्मल वेक्टर इज द एरिया वेक्टर। अगर इसी तरीके से कोई आपके पास इस तरीके से बॉडी है, तो आप क्या करेंगे कि भैया ये तो इरेगुलर है, इस पर नॉर्मल की अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो आप यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लीजिए डीएस वेक्टर, इसको डीएस वेक्टर ले लीजिए, इसके नॉर्मल ले लीजिए एन कैप। तो जब आप इसका डीएस निकालेंगे तो ये भी ऐसे ही आएगा डीएस एन कैप। तो जब इरेगुलर बॉडी हो जहां पर नॉर्मल की अलग अलग डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो वहां पर आप एक स्मॉल एरिया लीजिए और उसका नॉर्मल वेक्टर लीजिए डीएस एन कैप, वहां पे ये नॉर्मल वेक्टर होगा। और पूरे का निकालना है तो पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, आउटवर्ड ये भी नहीं है कि नॉर्मल आप इनसाइड ले रहे हैं, नॉर्मल आउटवर्ड होना चाहिए, यानी कि सरफेस के बाहर होना चाहिए। तो मेन यहाँ पर अगर बात आती है तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि एरिया वेक्टर है क्या। एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, एरिया वेक्टर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एरिया इनटू द नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस विच इज आउटसाइड। ओके, अगर अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, अगर अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो अब हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स का क्या मीनिंग होता है? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। कोई भी चीज फ्लो से संबंधित हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक हटा दीजिए, सिर्फ फ्लक्स के बारे में हम अभी बात करते हैं। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? फ्लक्स एक प्रॉपर्टी है जो कि सम काइंड ऑफ फ्लो को शो कर रही है, फ्लो। तो फ्लक्स एक प्रॉपर्टी किसी भी वेक्टर फील्ड की हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गिवन एरिया के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज ये कोई बॉडी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स किसी भी गिवन एरिया के लिए क्या होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, वो होगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो इसको अगर आप लिखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली, ये बात आपको जरूर याद रखनी है, थ्रू अ गिवन एरिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम हाईलाइट करके लिखेंगे अलग से, नॉर्मली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली ही होना चाहिए। यानी कि यहां से अगर फ्लक्स का हम यहाँ पे वो देखते हैं तो फ्लक्स को हम फाई ई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। तो अगर हम फाई ई को निकालें, अगर आपने इसको डेल्टा एस एरिया माना है, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, देखिए इनके नॉर्म, देखिए यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस एरिया के नॉर्मल ये वेक्टर होगा। तो अब आप जब भी बात करेंगे तो यहां पर नॉर्मली का मतलब ये है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली, या तो आप ये देख लीजिए कि प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल वेक्टर है किसी भी एरिया का वो दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा बिना किसी दिक्कत के। तो वो कैसे आएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ फाई इज इक्वल टू ई टाइम्स डेल्टा एस। अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगर कोई सरफेस इस तरीके से रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से उसके थ्रू पास हो रही है, तो अब आप यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल वेक्टर है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और ये नॉर्मल वेक्टर है, तो ये नॉर्मल वेक्टर ये होगा, तो इनके बीच में कुछ एंगल है। इस तरीके से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नॉर्मल वेक्टर है, तो देखिए नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई एंगल है थीटा। अब हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो या फिर नॉर्मल वेक्टर के अलोंग हो। तो डेल्टा फाई उस केस में क्या होगा, ई कॉस थीटा। देखिए देखिए ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो सरफेस के अलोंग होगा, यानी कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए, नॉर्मल के अलोंग चाहिए। या फिर आप ये बात ध्यान रखिए बस कि सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए हमको। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ही तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ई कॉस थीटा इनटू क्या करेंगे हम, डेल्टा एस। अगर ये डेल्टा एस हमने लिया है सरफेस, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा विल बी द फ्लक्स। इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट विद डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉस वाली टर्म होती है वो डॉट प्रोडक्ट में यूज होती है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस की टर्म आती है। और अगर आपका इस तरीके से कोई इरेगुलर सरफेस है या फिर डिफरेंट फील्ड्स हैं, कुछ भी लगा लीजिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे सरफेस एरियाज में तोड़ लेंगे। सपोज ये ds1 है, इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा एन कैप। फील्ड अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में है E1, बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर आपको यहाँ पर टोटल फील्ड निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो वो होगा E1 टाइम्स डॉट डेल्टा S1, इसी तरीके से E2 टाइम्स डॉट डेल्टा S2 प्लस सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसको अगर हम समझें, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल अगर हमें निकालना है तो हम समेशन के थ्रू कर सकते हैं, I इक्वल टू 1 से लेके n तक जितने भी आपके फील्ड्स हैं, EI डॉट डेल्टा SI। और अगर कॉन्टिन्यूस है, अगर n आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एंड डेल्टा S आपका जीरो को टेंड कर रहा है, अगर आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लगाएं कि आपका जो इन्फिनिटली लार्ज है, यानी कि एरिया व्हेन द नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स बिकम इन्फिनिटली लार्ज एंड डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, तो आप यहाँ पर सिंपल यूज कर सकते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल यूज कर लेंगे, ई डॉट डी एस। ये वाला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो हम आने वाले टाइम में यूज करेंगे, ये यूज होगा। बाकी आप चाहे तो सिर्फ याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये तो पक्का याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, सरफेस इंटीग्रल। अगर आपसे कोई फ्लक्स की यूनिट पूछे
तो देखिए E इज न्यूटन पर कूलम एंड एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एसआई यूनिट होगा। न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मीटर स्क्वायर एरिया का हो जाएगा। तो आपको ये सरफेस इंटीग्रल जरूर याद रखना है। अगली वीडियो में हम करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे और कुलम्स लॉ से गॉस लॉ कैसे आएगा, गॉस लॉ से कुलम्स लॉ कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो इलेक्ट आपकी गॉसेस लॉ के ऊपर होगी, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच।